आप जो है 90% फेलियर के रूल्स फॉलो करते हैं। ये चीज हम पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकते कि हमारा शरीर अपने आप, लेकिन पढ़ना कैसे है। मैं मानता हूं कि तुम चिंपांजी और इंसान के बीच में कहीं फंसे हो। फेलियर के भी रूल होते हैं। तो जब भी कभी आप पढ़ने बैठे तो एक मैंने हैबिट डायरी की मेंटेन किया था ना, हैबिट डायरी, उसमें जो जो चीजें सिखाऊंगा ना उसके अंदर डालते जाओ। अगर अगले 2 सालों तक तुम लोगों ने इसको भी फॉलो कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट का मतलब होता है किसी काम को बार बार करना। ठीक है, कब तक करना? जब तक कि वो मसल्स मेमोरी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे थे तो आपको ब्रश करना सिखाया गया होगा, याद है कि ब्रश ऐसे, आपका मुंह नहीं हाथ नहीं चलता होगा, आप ऐसे ऐसे करते होगे, कई बार चोट लग जाती होगी। लेकिन अगर मैं आज आपसे कहूं तो आपके लिए बहुत आसान है, कुछ सोचना नहीं है। तो रीजन क्या है उसका? आपने उसको इतनी बार प्रैक्टिस की कि वो आपकी मसल्स मेमोरी बन चुकी है। ये बात हम पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकते? ये चीज हम पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकते कि हमारा शरीर अपने आप क्या हो, पढ़ने बैठ जाए। आज आप ब्रश नहीं करते, आपको खुद पता चल जाता है कि कुछ बहुत फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है, कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है। तो आपका सिंपल से क्या है, एक हमें हैबिट पड़ जाती है। हमारी जिंदगी में जो सफलता होती है वो हैबिट से निकल कर आती है। कल मैंने आप लोगों को सक्सेस फार्मूला के बारे में बताया था, राइट? तो अब सबसे पहले आज हम हैबिट करेंगे, जब भी आप क्लास में जाएं 5 मिनट पहले क्लास के आए मिनिमम। और क्या करेंगे, जब आप भागते दौड़ते आते हैं, बात करते आते हैं तेजी से, तो आप एक्चुअली अपने मेंटल स्ट्रेंथ में बीटा ब्रेन वेव्स में होते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो गुरुकुल सुपर 30 या 0 to हीरो बैच है, इसमें मैं आपकी पर्सनालिटी पर बहुत फोकस करूंगा। मेरे साथ पढ़ने का यही फायदा है कि यहां जो एसेंशियल माइक्रो लेवल मैनेजमेंट होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार आपने खुद को मैनेज करना सीख लिया, स्किल्स सीख ली, आपकी सफलता को कोई रोकने वाला नहीं। सब्जेक्ट तो बाएं हाथ से पढ़ाया जा सकता है, बहुत से टीचर पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ना कैसे है ये पढ़ाने का काम मेरा है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, आज से जब भी हम क्लास शुरू करेंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो समझें इसको। और वो सेगमेंट है हमारा, हम जब यहां पर अपनी क्लास शुरू करते हैं तो हम होते हैं बीटा ब्रेन वेव्स में। हमारा ब्रेन वेव 4 तरह का होता है, बीटा, अल्फा, गामा और थीटा। तो गामा और थीटा बहुत ही हाई लेवल हो गया, जब आप बहुत अधिक ध्यान करते हो, आप बिल्कुल एकांत में हो, समाधि वाली अवस्था में हो, जैसे स्वामी विवेकानंद। तो उन लोगों की ब्रेन वेव्स बिल्कुल फ्लैक्चुएट नहीं होती थी। तो जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं, बहुत गहरे लोग, वो बेसिकली गामा और थीटा पे जाते हैं। स्टूडेंट की लाइफ में जो मैक्सिमम हमें अपना काम करना है वो बीटा और अल्फा। तो हम बीटा में जनरली होते हैं, बातचीत करते हैं, गुस्साते हैं, गालियां देते हैं, बीटा होता है। तो बीटा ब्रेन वेव्स बहुत शॉर्टर होती है। अब इस अवस्था में जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो ये शॉर्टर वेव जो होती है वो क्या होती है, इसकी जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, यानी कि वो सूचनाओं को कम ग्रहण कर पाती है। आपने नोटिस किया होगा कई बार आप पढ़ रहे होते लेकिन आपको कुछ याद नहीं होता है, आप लिखना चाहते हैं, आप कुछ लिख नहीं पाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये बीटा ब्रेन, हमसे कोई बताता नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है। तो स्टूडेंट को, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अल्फा स्टेट में रहते हैं। अल्फा की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी सेम कंडीशन में इंफॉर्मेशन, यानी जो आप पढ़ रहे हो उसकी रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आप सोचो कि 1 घंटे आप बीटा में क्लास में बैठे हो, टीचर ने बहुत सी बातें की, डिस्कशन किया, आपके दिमाग में क्या होगा, वो रुकेगा ही नहीं, ज्यादा देर रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आपसे एक बहुत छोटी सी एक नॉलेज शेयर ही नहीं की गई कि आप अपने ब्रेन वेव्स को चेंज कर सकते हो विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर चेंज कर सकते हो, और इससे आपकी इफिशियंसी में 40% तक की वृद्धि हो जाएगी, मिनिमम 40%। सेम टाइम में आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आप सोच के देखो कि ये कितना ही शानदार है। तो सीखना चाहोगे? और प्रैक्टिस, तो जो एक डायरी में मेंटेन करा रहा हूं गुरुकुल की और 0 to हीरो की, वो प्रैक्टिस का मैटर है, दिस अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। बताने के बाद एक डायरी मेंटेन करेंगे। किसके किसके पास डायरी नहीं है अभी? क्यों? कल बताया था कि मुझे एक महीने तक, आज तक मैंने 1 महीने तक ओरिएंटेशन क्लास ही नहीं ली। मैं इतना सीरियस हूं कि अगर इसको कर लिया तो 2 साल तक तुम कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। जो सिखा रहा हूं दौड़ दौड़ के सीखोगे। लेकिन अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो इसका मतलब है यू आर रजिस्टरिंग द हैबिट्स।
तो इन पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं अभी कल जितनी बात पढ़ाई अभी पूछ लूंगा, हालत खराब हो जाएगी। पहले दिन की बात है, अभी तो पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन गिरनी है। तो फिर कहां अपने आप को कैसे मेंटेन कर पाओगे? एक डायरी रखो, डायरी में जगह रखो कि एक चार्ट बनाना है हमें हर हैबिट को, जैसे हर दिन मैं सिखाता जा रहा हूं उसका चार्ट बनाते जाना है। जैसे मैंने अभी आज ब्रीदिंग में सिखाऊंगा, क्योंकि हम जब सिलेबस में घुसेंगे उसी समय पागल हो जाओगे तुम। जब खाली सिलेबस के इंट्रोडक्शन में तुम्हारा दिमाग जो है वो जंबल करना शुरू कर देगा, अभी इतना गहरा है। ये जो डंडे पड़ते हैं तुम्हारे सीनियर बैच को, उन्हें ये नहीं याद होता है। कल जब मैंने पूछा तुम लोग के जाने के बाद, जब मैं पढ़ा रहा था, एक पॉइंट पूछा, मैंने पूछा जीएस पेपर 2 में किस पार्ट में है, नहीं बता पा रहे थे। उसका रीजन क्या था? अब आप सोचो, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि हेल्थ का टॉपिक जीएस के किस पार्ट में है, तो तुम उस पर आंसर कैसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो जब हम सक्सेस के नियम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए फेलियर के भी रूल होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आप जो है 90% फेलियर के रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कल आपसे कहा एक डायरी रखो, आपके लिए सुबह सुबह आकर खड़ा हो रहा हूं, क्या मैं ये उस बैच में मर्ज नहीं करके पढ़ा सकता था? क्यों मैं पागल हूं? सुबह 8 बजे मैं आ रहा हूं, 2 बजे के बाद मैं सोता हूं, आंखें देखो स्वेलिंग है, नींद पूरी नहीं होती मेरी, इतना वर्कलोड है। क्यों कर रहा हूं? ताकि एक नए सिरे से एक नई शुरुआत की जा सके। और अगर 2-3 दिन यही रहा तो मैं क्लास को मर्ज कर दूंगा उसी के साथ, 1 घंटा एक्स्ट्रा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई चीज सिखाई जाती है तो वो सीखी भी जाती है, राइट? ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है हम अपने मन का ध्यान रखें। तो हम जब यहां सीखेंगे, राइट, गुरुकुल और जीरो टू हीरो इसी का नाम है। जब हम यहां सीखेंगे तो हम एक डायरी मेंटेन करेंगे, ठीक है? आज से हैबिट डायरी बनाएंगे, ठीक है? एक हम लोग हैबिट डायरी बनाएंगे हैबिट डायरी। अब हैबिट डायरी में हमारी खास बात क्या होगी? हैबिट का मतलब होता है किसी आदत को बार बार करना। लेकिन तुम्हें कैसे पता तुमने किस काम को किया? एक मेथड बताता हूं, बड़ा पावरफुल मेथड है। हैबिट डायरी ऐसे बना लो। फॉर एग्जाम्पल, क्लास से पहले मेडिटेशन, क्लास से पहले बीटा से अल्फा, ऐसे बना लो, बीटा से अल्फा। बार बार याद दिलाओ कि हम बीटा स्टेट में रहते हैं, तो बीटा में हमारी रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब ये बताओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम अपने घंटे को 48 घंटे कर सकते हो, 24 को? कोई तो तरीका होगा, कोई ऐसी घड़ी होगी महंगी वाली जहां पे समय रुक जाता होगा। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास 1 ही घंटे, तुम्हारे कंप्यूटर के पास 1 ही घंटे, तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 घंटे में अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूं। कि मेरे कंप्यूटर से निकलने के लिए मुझे क्या करना? कोई ऐसी दैवी शक्तियां, जैसे मान लो जैसे 2 हाथ तुम्हारे और निकल आए, एक हाथ आंसर राइटिंग करे, दूसरा हाथ जो है नोट्स बनाए, बाकी 2 हाथों से आप काम कर रहे हो, 2 आंखें और इधर निकल आए, ये वाला जो है वो अलग एक फोन पे वीडियो देखे, ये वाली क्लास देखे। इज इट एनी पॉसिबिलिटी? कुछ है ऐसा एलियन वेलियन टाइप का कुछ है तुम्हारे पास फंक्शन? अगर हो तो मुझे बता दो। मैं तो मान के चल रहा हूं कि तुम लोग इंसान टाइप हो, हालांकि मैं ये पूरी तरह से मानता भी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि तुम चिंपांजी और इंसान के बीच में कहीं फंसे हो, पूरी तरह से डेवलप हो नहीं पा रहे हो, सीख नहीं रहे हो इसीलिए, ठीक है? लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पास एक चांस है, वो है कि मैं अपने इस 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दूं। इसी को सीक्रेट्स कहते हैं। तुमने सुना होगा टॉपर्स के सीक्रेट। वो ये नहीं होता मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, मैंने विपिन चंद्र, बोलो सबको पता है भाई, और कोई अलग से बुक थोड़े ना आती। द हिंदू मैं रोज पढ़ता था, हाँ पता है भाई, मेरे पास भी आता, बस मैं दाल रख के खा जाता हूं उस पर, ठीक है? अखबार बिछा के हॉस्टल में, उस पर जो है 4 लोग किनारे कोनों में बैठते हैं। उस दिन गया था हॉस्टल, तो ऐसे बैठ के हम उस पर जो खा जाते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, भारत की पॉलिटी के ऊपर हम दाल गिरा देते हैं, ठीक है? तो ये आपका बेसिक वर्क है। अब हमें करना क्या है? हमें अपनी इफिशिएंसी बढ़ानी। पहला, जैसे मान लो हमने यहां पे बनाया कि हैबिट डायरी हमने बनाई। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे एक पेपर बना लो या एक डायरी रख लो, ठीक है? अब यहां पर हम इसके साथ हैं। आज फॉर एग्जाम्पल किसी भी आदत को सीखने के लिए कम से कम 60 डे हमें रिपीट करना पड़ता है। बड़े ध्यान से समझना, ये सक्सेस रूल्स है। मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं जाता हूं। सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन हर साल यही होता है कि 100 बच्चों को पढ़ाओ, केवल 2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मेरा प्रश्न है 98 क्यों फेल हो जाते हैं? फीस नहीं दी होती है,
आंखों में उनके रतौंधी होती है, शाम के बाद वो पढ़ नहीं पाते हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं तो भी गलत है, सब कुछ ठीक होता है, बट हमें कोई नहीं बताता कि 90% फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब हमने क्या किया, एक आदत डाल ली, क्लास से पहले बीटा से अल्फा, याद हो गया, आज मैंने किया, यस, डायरी में मेंटेन करो, मैंने किया, मैंने नहीं किया, मैंने किया, मैंने नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट डायरी। तो आज से हम हैबिट डायरी पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। मान लो एक हैबिट मैंने और सिखाई आपको कि यहां से जाते ही आपको रिवीजन करना है, 30 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए निकालना है। मैंने पढ़ा, जिस दिन नहीं पढ़ा उसको क्रॉस मार दो, उस दिन उसको क्रॉस मार दो। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे मैं आपको सिखाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको ये मेंटेन करना है, और इसको करना है, मतलब इसको वो नहीं करना है कभी कभी हफ्ते में आके सैटरडे को मुझे चेक करा दो, चेक करा दो, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये जब आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहते हैं ना कि सर डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि इस जर्नी में हम जा कहां रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हम जा कहां रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, कहां चल रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। हम मोटिवेट तब होते हैं, मोटिवेशन और डिमोटिवेशन दोनों मिथ है, दोनों दिमाग की एक जो है वो केवल एक स्थिति होती है। होता यह है कि हम अगर प्रोग्रेस देखते हैं तो हम खुश होते हैं, हम अपने आप को प्रोग्रेस नहीं देखते तो हम क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट। ये दोनों हमारे दिमाग की एक स्थिति, अवस्था है, ये स्टेज है ये। तो हमें अपने आप को प्रोग्रेस दिखाना पड़ता है, यार कल से हमने आ रहा अच्छा है, तो वो आप देखोगे कैसे, क्योंकि आपके इतने थॉट्स आ रहे हैं, आपने कभी इस तरह से कोई काम किया, कभी नहीं किया। अगर मैं इसको रोज देखूं, यस यार ये मेरा क्रॉस आ रहा है, अब अगले हफ्ते मुझे ये सारे के सारे टिक करने हैं, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा यस अब मेरा दिमाग शांत होने, एक हैबिट मेरी पक्की हो गई। मैं डेली रिवीजन करने लगा, अरे यार 2 दिन मेरे क्रॉस आ गए, मान लो 2 दिन मैंने नहीं किया, अब वो चिंता पैदा होगी तुम्हारे मन में। कंपटीशन करना हमारी आदत है, कंपटीशन की वजह से हम यहां तक पहुंचे। डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन का प्रिंसिपल है कि हम जो है विद द कंपटीशन ही ह्यूमन का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। इस संसार में जो भी प्रजातियां सरवाइव कर रही हैं वो किस वजह से कर रही हैं, कंपटीशन की वजह से। ये प्रकृति का सबसे खास बात है, नहीं तो पेड़ों की लंबाई नहीं बढ़ती, जिराफ की गर्दन लंबी नहीं होती, इंसान यहां तक नहीं पहुंचा जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है, हम अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। तो अब क्या होगा, अरे यार अच्छा मान लो इसके में सारे टिक आ रहे हैं, तुम्हारे में टिक नहीं आ रहे हैं, तो लगेगा ना कि अब मुझे भी रिवीजन करना चाहिए। तो आप धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन करोगे। ये जब हैबिट्स फॉर्मेशन होती चली जाएंगी तो तुम्हें खुद लगेगा यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, जिसे हम लोग इंस्पायर कहते हैं, इंस्पायर्ड हो तुम। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, जैसे जैसे तुम मोटिवेट होते चले जाओगे, अपने आप को डिसिप्लिन करते चले जाओगे, अच्छी अच्छी आदतें सीखोगे, तो फिर तुम्हारा क्लास में फोकस ज्यादा रहेगा। तो जब क्लास में अच्छा फोकस रहेगा तो जो हम पढ़ाएंगे हमें भी वैल्यू। देखो जैसे तुम मोटिवेशन मांगते हो हम भी मांगते हैं। हमारा मोटिवेशन क्या है, मान लो मेहनत से हमने डिस्कशन किया, अगले दिन आया पूछा तो पता चला तुम्हें यही नहीं पता कि क्वेश्चन सिलेबस में किस पार्ट में, कल जो पढ़ाया था पूछा तो हम डिमोटिवेट हो जाते, फिर हम डिस्कशन करते हैं छोड़ यार इनको पढ़ा पढ़ा के जल्दी जल्दी पीडीएफ देके खत्म करो। तो आप जब कहते हैं कि टीचर मन से नहीं पढ़ा रहा है, एक्चुअली अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर ढूंढ लेता है। जब स्टूडेंट अच्छा होता है, कॉम्पिटेटिव होता है, उस टीचर को लगता है हाँ ये करना है, तो टीचर भी रिसर्च करके आता है। जब उसको लगता है सारे लकड़ी के टुकड़े बैठे हुए हैं तो फिर जो मन में आए बोल के चले जाओ, क्यों अपना कोई जो है टाइम वेस्ट करेगा। जब मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, जब मुझे ये पता चल गया इस क्लास से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं इतनी मेहनत करूं क्यों, क्यों मैं जाके रात में बैठ के पढ़ूं या रात में नई रिसर्च करूं, क्या अखबारों में आया इसके बारे में क्यों सोचूं मैं, जा रहा जाने दो, खत्म करो। तो आप ही एक्चुअली टीचर को डिस्करेज कर देते हो। और जब टीचर को हम लोग बात करते हैं इस बच्चे में पोटेंशियल है, ये रिजल्ट निकाल सकता है, तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छा कोई और नया रिसर्च क्या करना चाहिए और कहां से क्वेश्चन करने चाहिए। जब हमें लगता है कि सामने वाला सो रहा है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर छोड़ो यार, कहां दूसरे बैच की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो इसी वजह से हमारा भी ध्यान हटता है वहां से। तो जब आप अच्छी आदतें सीखोगे तो क्लास एनर्जेटिक बनी रहेगी, आप डेली के डेली अपने टास्क पूरे करोगे।
मेरी आदत आप जानते हो कि मैं जब सब्जेक्ट में घुसता हूं तो फिर उसके माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक दोनों पूरी अथॉरिटी के साथ मैं चलता हूं। चाहे उसके एक शब्द का टुकड़ा हो, वहां से समझाने से लेकर चाहे हाईएस्ट कॉन्सेप्ट हो, दोनों पे मेरी कमांड बराबर बनी रहती है। लेकिन इतनी नॉलेज को थामने के लिए कि माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक जाना है, फर्स्ट से अर्थ तक जाना है, उसके लिए स्टूडेंट भी तैयार होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा हूं कि आप लोग तैयार हो जाइए इस बैच में। ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो मैं आपको प्रिपेयर करूंगा ना, इसके बाद फिर आपको मोटिवेशन ये सब आपको लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिमागी खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, नथिंग, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे बीटा ब्रेन वेव को अल्फा में कैसे। लेकिन इसके लिए आपको क्लास में 5 मिनट पहले आना पड़ेगा, ठीक है, बैठना पड़ेगा। अब क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका होता है जब भी आप गुस्से में होते हैं, आपने नोटिस किया आपकी सांस तेज चलती है, नोटिस किया आप जब किसी बात से अंदर से गुस्सा होते हैं, नफरत होती है, टेंस होते हैं, आपने कभी अपनी सांस को देखा, ऐसे सांस लेते हैं ना, होता है नहीं, अंदर से कुछ तनाव अंदर आया हुआ है, ऐसे आपकी नाक फूलती है। तो हमारी ब्रेथ ही हमारे सबसे बड़ी मास्टर है। तो क्या करेंगे हम लोग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, योगिक श्वसन कहते हैं इसको, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आप पढ़ने बैठे, अपने कमरे में पढ़ने बैठेंगे हॉस्टल में, आप जब यहां क्लास में आएंगे, जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो पूरी थीम है वो सीआरए है, क्लास रिवीजन आंसर राइटिंग। सीआरए इज द बेस्ट फॉर्मूला। अगर सीआरए तुम्हारे पास है, नोबडी कैन स्टॉप यू। सीआरए बेस्ट फॉर्मूला है। लेकिन सीआरए में सी क्या है, क्लास। और 90% बच्चे जो फेल होते हैं वो क्या करते हैं, क्लास के समय उनको नींद आ रही होती है, कहीं और सपनों में खोए होते हैं, पैसिव स्टडी करते हैं। तो हम करेंगे एक्टिव स्टडी। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं एक्टिव स्टडी, क्योंकि सबका हाथ चल रहा है। पैसिव स्टडी में स्टूडेंट ऐसे मुंह ऊपर उठा के और ऐसे देखता रहता है। इसीलिए सुपर 30 बैच है, केवल 30 बच्चों के लिए, कि आपके ऊपर मैं ध्यान दे सकूं, आपको मैं समझा सकूं, आपको बना सकूं। यूपीएससी में जो सक्सेस रेशियो होता है वो 0.98% होता है, 1% भी नहीं है। कितना होता है, 0.98% होता है। 13 लाख लोगों में से केवल 900 लोग फाइनल सेलेक्ट होते हैं और 100 के अंदर वालों को आईएएस मिलता है। आईएएस का अगर तुम देखोगे तो वो 0.002% है। अब आप सोचो कि कंपटीशन का एंड कहां जा रहा है, कितने हद तक आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 13 लाख में केवल 100 लोगों को आईएएस मिल रहा है। अंदाजा लगा, कैलकुलेटर से उठा के देखो कितना परसेंट हुआ। 13 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, 50 लाख लोग, कई लोग तो एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरते। 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। मैं 13 लाख बात कर रहा हूं जो लोग फॉर्म भरते हैं, यहां मुझे एग्जाम देना है, फरवरी में फॉर्म निकलता है, मई में पेपर होता है, तो फरवरी तक वो आईएएस बनने के सपने देख रहे होते हैं। तैयारी 50 लाख लोग कर रहे हैं, आईएएस की सीट्स हार्डली 100 है। अब अंदाजा लगा के देखो तुम्हें कहां सीट मिलने वाली। उसके लिए तरीके हमें बदलने पड़ेंगे, तैयारी को साधना के स्तर तक लेकर जाना पड़ेगा कि भाई अब हम सन्यासी के फॉर्म में 2 साल है, दुनिया को भूल जाओ। लेकिन भूलना आसान तो है नहीं, तो भूलने की जगह आदतों को लाके डाल दो, ठीक है। तो जितनी अच्छी आदतें तुम्हारे टाइम टेबल में होंगी उतना ही तुम्हारे लिए सक्सेस पाना आसान हो जाएगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदत है सीआरए में क्लास। क्लास को पूरी तरह से पकड़ के बैठना है, हमें पूरी तरह से पकड़ के बैठना है। हैबिट डायरी आज से हमारी तैयार हो जाएगी। जितनी स्ट्रांगली तुम लोग हैबिट्स फॉर्म करोगे उतना ही इजी तुम्हारे लिए सक्सेस होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बहुत डरावना फिगर दिया है, 13 लाख लोगों में से 100 लोग। लेकिन एक अच्छा फिगर भी दे देता हूं कि एक्चुअली में जो हैबिट बेस्ड सीरियस स्टूडेंट है वो 50,000 है केवल। अब लो, दूसरा पक्ष भी है, केवल 50,000 स्टूडेंट है जो रेगुलर हैबिट के साथ 8 घंटे पढ़ता है, जो आंसर राइटिंग करता है। रेगुलर आंसर राइटिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वालों की संख्या 20,000 है। अब बताओ, 20,000 में तुम्हें सीट चाहिए, अचानक से कंपटीशन ही गायब कर दिया मैंने।
क्योंकि यहां भीड़ के बीच में और सीरियस स्टूडेंट के बीच में एक थिन लाइन है, हैबिट्स की लाइन। ये कोई कोचिंग बता नहीं रही है और कोई समझा नहीं रहा है, क्योंकि ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं। मैं एक एनएलपी एक्सपर्ट हूं। मेरा मानना है कि अगर मेरी जो रिसर्च रही है एनएलपी की, कि अगर आप अपने अंदर की वैल्यूज को चेंज कर दो, अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर दो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे तक आ जाएगी। वो वैल्यूज चेंज करनी है हमें। क्लियर है? तो लगातार ये मेथड चलता रहेगा, लगातार ये मेथड चलता रहेगा। तो आज से हमारी हैबिट डायरी मेंटेन होगी। हमारे मेंटरशिप में भी ये मैंडेटरी रहेगी। जहां आपको लगे आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, वहां मेंटरशिप का हाथ थाम लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने आज से हमारी पहली हैबिट क्या रहेगी, क्लास से पहले बीटा ब्रेन वेव को अल्फा में कन्वर्ट करना, ताकि हमारी 40% एफिशिएंसी क्लास में बढ़ जाए। तो चलो शांत होकर बैठो, एब्डोमेन ब्रीदिंग शुरू करते हैं। और 5 मिनट ये रोज करना है, जब जब पढ़ने बैठोगे, जब जब पढ़ने बैठोगे। 5 टाइम्स बैठोगे, 5 टाइम्स करना है। चलो, पेट पर हाथ रखोगे, पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाओगे। चेस्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, शोल्डर्स मूवमेंट नहीं होने चाहिए। 10 से लेकर 1 तक आओगे। सांस गहरी, जितना डायफ्राम को नीचे पुश कर सकते हो पेट को। पेट को दबाते हुए सांस छोड़ना है। ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। चेस्ट में सांस नहीं जाएगी। सांस कहां आएगी? डायफ्राम में। चलो पेट को फुलाओ। 10 से 9, 8 शुरू करो। गहरी सांस। फिर से पेट को बाहर की तरफ थ्रो करो। चेस्ट में सांस गई, इसका मतलब आप तनाव में हैं। पेट को बाहर। देखो तुम्हारा चेस्ट मूवमेंट कर रहा है आकाश। चेस्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर चेस्ट मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब बॉडी बहुत तनाव में है। तुम्हें पेट को बाहर निकालना। पेट को बाहर, बाहर। चेस्ट मूवमेंट नहीं करोगे। पेट को बाहर निकालो। शरीर को ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। तनाव में हो तुम यार, बहुत तनाव में हो, बहुत तनाव में हो तुम। तुम्हारा पूरा शरीर तना हुआ है। बिल्कुल रिलैक्स। पेट को बाहर, डायाफ्राम को फैलने दो। ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। तुम्हारे भी कंधे बिल्कुल जकड़े हुए हैं। पेट को बाहर। देखो मेरा पेट, पेट में ठंडक का एहसास होगा। चलो पेट को बाहर निकालो। चेस्ट को छोड़ दो। हमारी आदत हो जाती है, हम सैलो ब्रीदिंग करते हैं, इसी वजह से हम तनाव में रहते हैं। अभी तो तनाव की शुरुआत है, अभी तो बहुत बढ़ेगा। चलो अभी हम रोज करेंगे। अभी आप गलत कर रहे हो। आप बार बार, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा था गिनती गिरते समय, और जैसे ही भाग रहा था, आपके थॉट्स जैसे ही भाग रहे थे, आपकी सांस यहां जानी बंद हो रही थी। आप वापस यहां से सांस ले रहे थे, और जैसे ही काउंटिंग का ध्यान दिया, वैसे आपकी ऐसी तैसी हो गई। अब आपको समझ में आया कि आप कितना शॉर्ट स्पैन आपका जो है कंसंट्रेशन है। यूं आपका कंसंट्रेशन, सोचो पढ़ते समय क्या होता होगा। आप इतनी इजी चीज नहीं कर पा रहे थे। एकदम तना हुआ था शरीर अंदर से। तना हुआ क्यों होता है? क्योंकि अंदर बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर सोच रहे हो, कभी पास सोच रहे हो। आपकी भौहें एकदम सिकुड़ गई थी। जबकि आप जब रिलैक्स होते हो तो आपको कुछ ध्यान नहीं रहता है। आपका पेट तना हुआ था, आप बिल्कुल ऐसा लग रहा था अंदर आप सांस नहीं ले पा रहे हो, सांस यहीं रुक रही है, और फिर कोई थॉट आपको फंसा के कहीं और ले गया। तो आप सोचो कि इस तरह से आप जब क्लास में बैठते होगे तो आपकी क्या हालत होती होगी। कैसे पढ़ाई करोगे? आप नहीं कर पाओगे, राइट। इसीलिए आपका समय 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल यूं गायब हो जाता है। जैसे मुट्ठी में रेत नहीं पकड़ी जा सकती, वैसे आप वक्त नहीं पकड़ पाते हो। और मजेदार बात है कि कोई आपको कुछ सिखाने को तैयार नहीं है। बस आओ, सिलेबस पढ़ना शुरू करो, कोर्स पूरा करो, यहां से जाओ। आपके ऊपर कोई काम नहीं करता है। और आंख बंद करते ही आप देखो, आप ब्रेथ नहीं, 10 तक सांस नहीं गिन पा रहे हो तुम लोग। ऐसे कंधे तने हुए हैं। 1-2 बार पेट पे बोला तो सांस लिया, फिर उसके बाद फिर भूल गए, फिर से सैलो ब्रीदिंग, फिर से अचानक से कहीं और जा रहा है। जैसे आप जब सोचते हो तो क्या होता है, आपकी आंखें मूवमेंट करती हैं। ऐसे ऐसे आप जो है लड़ रहे हो, अंदर से सोच रहे हो कुछ, भौहें आगे पीछे हो रही हैं। तो आप सोचो, आप इतने तनाव में आप कोई नई इंफॉर्मेशन सीख कैसे पाओगे? मैं आपको बताऊंगा, अगले दिन पूछूंगा हाँ बेटा ये कब हुआ था,
तो ऐसे ब्लैक होल की तरफ देखोगे, क्योंकि उस समय तुम क्लास में थे ही नहीं, तुम्हारा केवल शरीर है यहां पे, तुम कहीं और बैठे हुए हो। तो हमें इससे बचना है, इसीलिए मेरे साथ बहुत सख्त ट्रेनिंग होगी आपकी, लेकिन वो डायरी हैबिट आज से बन जाएगी। यही हमारी खास बात रहेगी इस गुरुकुल की, और यही मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार इन चीजों के मास्टर बन गए तो फिर टीचर आएगा, पढ़ाएगा, बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन नहीं हटेगा क्लास से। काश ये सभी बच्चों को सिखाया जा सकता, तो स्टूडेंट कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, कभी भी डिसोरिएंटेड नहीं होता, कभी भी अपने सपनों को बर्न नहीं करता। ये हमें बहुत पहले स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए। सीधे आते हैं और ऐसा लगता है कि कंपटीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई बताता ही नहीं कि कंपटीशन होता क्या है, कितना टफ होता है ये। अब हम आ जाते हैं सिलेबस एनालिसिस में। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है फॉर्मूला? सक्सेस का फॉर्मूला याद है? उसको बड़े से बोर्ड पे लिख लिया। क्या था वो सक्सेस का फॉर्मूला? अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे मास्टरी करनी है, कितने लोग चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ूं उसमें अथॉरिटी क्रिएट हो मेरी? कितने लोग सब्जेक्ट अथॉरिटी चाहते हैं? कि हां, अगर मैंने पढ़ा है और मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो कल मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, जीडीपी में पी का मतलब प्रोडक्ट ही क्यों है, ग्रॉस डोमेस्टिक इकोनॉमी क्यों नहीं बोलते उसको? आप नहीं जवाब दे पाए, क्योंकि आपके टीचर ने आपको कभी नहीं पढ़ाया और आपने उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, ये प्रोडक्ट वर्ड क्या मतलब होता है इसका, इस परिभाषा में प्रोडक्ट क्या होता है। जबकि 9th क्लास में इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया कि प्रोडक्ट होता क्या है, इसके पीछे कौन से 4 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, वही इकोनॉमी को रन करते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ध्यान भी आएगा और आप उसको समझ भी पाओगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, तो क्या बताया था पहला फॉर्मूला में? सबसे पहले क्या था? सिलेबस एनालिसिस। अच्छा, मेरे साथ जब पढ़ोगे तो मुझे क्वेश्चन पूछो, एक एक चीज के बारे में बात करो। सिलेबस एनालिसिस के बाद दूसरा स्टेप क्या है? पीवाईक्यू। अगर ये 2 स्टेप मिस हो गए, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये बात कहने को तैयार हूं। अगर ये पहले 2 स्टेप तुम्हारे गए, तो तुम मुझसे आओ, नंबर शेयर करो, तुम 2 साल 3 साल जहां रहना चाहो, और फिर मुझे कॉल करना, हां साहब मैंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी है। ये 2 स्टेप जिसके मिस हुए वो गया, तो ये गया, मतलब इसका आगे कोई भविष्य नहीं है यूपीएससी में। क्योंकि तुम सिलेबस को ये मत समझना किसी सब्जेक्ट का पार्ट है, तुम्हारा सिलेबस पे कमांड है, तुम कभी न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ पाओगे बिना कमांड के। तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि ये न्यूज़पेपर में जो खबरें आई हैं, इसको मुझे किस सेगमेंट पे डील करना है, तुम कभी जान ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं जान पाओगे जरा समझो। कल जब मैं सिलेक्शन वाली क्लास में डिस्कशन कर रहा था हेल्थ के बारे में, तो मैंने आपको बताया था जो कल इश्यू आया था वो जीएस के चारों पेपर में है। एथिकल भी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी था, जीएस पेपर 2 में भी था और जीएस पेपर 1 में भी था। अब सिलेबस का मतलब क्या होता है? अगर न्यूज़पेपर पे मेरी कमांड होनी है तो बिना सिलेबस के कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं रहेगा मुझे कौन सी खबर पढ़नी है और कौन सी खबर नहीं पढ़नी है। तो क्या इससे फायदा होगा? अगर तुम्हारा सिलेबस पे कमांड नहीं है ना, तो तुम आंसर राइटिंग भी नहीं कर पाओगे। बोलो कैसे? मैं आपसे एक छोटा सा सेगमेंट पूछूं, अर्बनाइजेशन टॉपिक है, अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन किस पार्ट में है सिलेबस के? जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें आंसर राइटिंग का मास्टर बनना है, लेकिन अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन आ गया जीएस पेपर 2 में। अब क्या करोगे? जीएस पेपर 3 में भी आया हुआ है, क्या करोगे? जी हां, जब तुम सिलेबस एनालिसिस के मास्टर होगे तो तुम समझोगे कि पेपर 1 में जब अर्बनाइजेशन लिखेंगे तो उसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। जब जीएस पेपर 2 में आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में लिखेंगे। जब जीएस पेपर 3 में अर्बनाइजेशन पे लिखेंगे तो हम उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। समझ में आया? तो यह डिसाइड कब होगा तुमसे? यानी जब तुम कोई चीज पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है कि कॉमन चीज है, ये जीएस पेपर 1 में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है और 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है।
तो जब तुम जीएस पेपर 2 में लिखोगे तो क्या उसमें सोशल फैक्टर्स लिखोगे या उसमें लॉ के फैक्टर्स लिखोगे? सरकार क्या कर रही है, कौन से कानून बने, इसके बारे में लिखोगे ना। लेकिन जब तुम जीएस पेपर 3 में अर्बनाइजेशन लिखोगे तब उसके इकोनॉमिक, शहर क्यों होते हैं, माइग्रेशन क्यों होता है, पुल फैक्टर क्या होता है, पुश फैक्टर क्या होता है, सरकार कौन कौन सी जो है स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए कितनी फंडिंग कर रही है, बजटिंग कर रही है। या उसमें तुम ये लिखोगे समाज जो है वो कैसा होता है, इसके बारे में लिखोगे? नहीं, आप लिख कर आओगे और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। यानी सिलेबस ये बताता है कि आंसर का प्लेस क्या है। इससे तुम्हें आंसर की डिमांड पता चलती है कि यार सेम टॉपिक पे मेरी डिमांड बदल गई है। पेपर 1 की डिमांड सोशल एस्पेक्ट है, पेपर 2 की डिमांड लीगल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, और पेपर 3 की डिमांड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है। तो अगर आपका ये कमांड ही नहीं है तो आप ये कभी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, कभी पृथक नहीं कर पाओगे मुझे लिखना क्या है बेसिकली। तो आप अर्बनाइजेशन की परिभाषा, टीचर लोग लिखा भी देते हैं अर्बनाइजेशन की परिभाषा, वही सब में चेप के चले आओगे। तो भाई 12,000 लोग मेंस लिखते, केवल 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए अप्लाई कराया जाता है, निकल लोगे तुम भी, गोल्डन चांस तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये सिलेबस एनालिसिस डिसाइड करता है कि मुझे किस टॉपिक को किस एस्पेक्ट से डिलीवर करना है। सिलेबस एनालिसिस नहीं है तो आप कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। तुम्हें हर खबर लगेगी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें इतनी खबरें, सब पढ़ लोगे एक दिन में। जब तुम सिलेबस पे डिस्कशन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कौन से मुद्दे मेरे काम के हैं और कौन से मुझे नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि यूपीएससी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वालिटी होनी चाहिए, मैं बताता हूं। आप एक बात समझ लो, यूपीएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ये यूपीएससी का न्यूज़पेपर है ये कहीं लिखा हुआ यूपीएससी के लिए कोई न्यूज़पेपर छपता है? अच्छा किसी किताब का नाम बताओ जो यूपीएससी के लिए हो। कहीं लिखा हुआ यूपीएससी के लिए रिकमेंड? यूनिवर्सिटी में लिखा होता है ना, मेरी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड किताबें। तो यूनिवर्सिटी बाहर दुकानों पे लिखा होता है, बोले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये वाली चलेगी, बनारस यूनिवर्सिटी में ये वाली चलेगी। कभी तुमने यूपीएससी के लिए कोई रिकमेंड किताब देखी कि जो है यूपीएससी इसी वाली किताब से क्वेश्चन पूछेगा? कभी देखा? तो ये जो किताबें हैं विपिन चंद्रा, वो शोध की किताबें हैं, वो यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, यूपीएससी के लिए कोई किताब नहीं है। अच्छा जब यूपीएससी के लिए कोई किताब ही नहीं है, कोई रिकमेंडेड न्यूज़पेपर नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो भाई मैं क्या पढ़ूं? तो ऐसी कंडीशन में एक और कॉन्सेप्ट आता है, मैं क्या ना पढ़ूं। अगर ये जानना जरूरी है कि मैं क्या पढ़ूं, तो ये भी जानना जरूरी है मैं क्या ना पढ़ूं। अब ये जानना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास समय सीमित है, यू हैव लिमिटेड टाइम। तो आप टाइम मैनेजमेंट, लोग कहते हैं ना सर टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता है, मुझसे कम से कम 10 में से 9 स्टूडेंट ये पूछता सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। और टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा ये क्वेश्चन वो नहीं पूछ पाता, क्योंकि उसको लगता है हर चीज इंपॉर्टेंट है। नेता के ऊपर से आई फेंक दी, वो भी इंपॉर्टेंट है। बस खाई में गिरी, इसका भी नोट्स बनाता है, भाई मैंने देखा अपनी आंख के सामने। उसको लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप गार्बेज इकट्ठा कर रहे हो। तो जब कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, कूड़ा बीनोगे तो फिर कहां आईएएस बनना है तुम्हें? क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि व्हाट नॉट इंपॉर्टेंट, क्या नहीं है, और इसी में वो फंस जाता है। तो सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस और पीवाईक्यू, ये दोनों फाउंडेशनल चीज हैं, इसके बिना काम नहीं होगा। फिर क्या बताया था? क्लास HWC बेसिस पे। इसके बाद क्या बताया था? रिवीजन, इसके बिना काम ही 80% भूल जाओगे, ठीक है। इसके बाद आंसर राइटिंग, इसके बाद डिस्कशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज इक्वल टू सब्जेक्ट। जाओ तुम सोते सोते जाके एग्जाम दे आओ, सिलेक्शन हो जाएगा। ये वो स्टेप्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इतने आपको स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। तो वाई सिलेबस एनालिसिस, सबसे पहला कोई भी चीज होती, मैंने आपको बताया बी क्यूरियस। वाई सिलेबस एनालिसिस, मुझे सिलेबस एनालिसिस क्यों करना है?
सबसे बड़ी बात है, एग्जाम कौन ले रहा है? यूपीएससी। अब जरा इसको बहुत ध्यान से समझना जो बात बताने जा रहा हूं। अच्छा, आप किसी दुकान पर गए और आपने कहा भैया 1 किलो चीनी दे दो, और 1 किलो आटा लाके आपको दे दे, लेके चले जाओगे? मम्मी ने कहा चीनी लेकर आओ, चाय बनानी है और चीनी खत्म हो गई है, फिर उससे आप क्या कहोगे? भैया 1 किलो चीनी चाहिए, आपने सुना नहीं। अब की बार वो 1 किलो सूजी लाके दे दे, कैसा महसूस होगा आपको? क्या बोलोगे उससे? कान नहीं काम कर रहे हैं क्या तुम्हारे? भैया 1 किलो चीनी चाहिए, आपकी आवाज थोड़ी तेज होगी। अब की वो 1 किलो मैदा लाके दे दे, अब क्या कहोगे उससे? वहां से गुस्सा हो जाओगे ना, पागल हो गए हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है, मैं 1 किलो चीनी मांग रहा हूं, आएगा गुस्सा? एक्चुअली तुम्हारी कहानी है ये। तुम आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, कई बार लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं अरे प्रथम प्रयास में आईएएस टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन यूपीएससी क्या चाहता है? आप जो चाहते हो तो आप हमें बता दे रहे हो कि सर आईएएस बनना है, 2027 में आईएएस निकाल देना है, आपकी कोचिंग में ऐसा क्या पढ़ाएंगे कि आईएएस बन जाए। तुमने कभी रुक के पूछा यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? वो कह रहा है 1 किलो चीनी दे दो, तुम उसको 1 किलो आटा दे रहे हो, कभी 1 किलो सूजी दे रहे हो, कभी 1 किलो मैदा दे रहे हो, और झल्लाए पड़ा है। तो यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? तो तब कब खुश होगे? जब तुम 1 किलो चीनी मांगो और 1 किलो चीनी तुम्हें मिल जाए। तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जो डिमांड करो सप्लाई हो जाए। तुमने कभी पूछा तो यूपीएससी तुमसे क्या चाहता है? तुम आके कोचिंग में गोरिल्ला बन जाते हो, सर क्या पढ़ाएंगे जो पहली बार में आईएएस निकल जाए? हाँ हमारे पास एक मशीन रखी, इधर डालेंगे उधर सोना निकलेगा, चलो टेंशन ना लो। तो आप कभी आपने रुक के पूछा यूपीएससी मुझसे क्या डिमांड कर रहा है? अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो जब डिमांड पता होगी तो सप्लाई कर दोगे। तो आपको ये पता ही नहीं है, और ये बात आपको सिलेबस बताता है। तो इसीलिए सिलेबस पढ़ना, जो आपने प्रिंट रखे हुए ना, वो अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अभी देखना उसके चिथड़े कर दूंगा मैं। वो सिर्फ यूपीएससी ने एक प्रोटोटाइप दिया है, कभी उसकी लैंग्वेज तुम्हें नहीं समझ में आएगी। सिलेबस, इसीलिए मैंने सिलेबस एनालिसिस वर्ड किया, सिलेबस रीडिंग वर्ड यूज नहीं किया। एनालिसिस का मतलब होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। इसका शब्द विन्यास है क्या, ये कहना क्या चाहता है, ये शब्द यहां क्यों रखा गया है। तो सिलेबस वाइज सिलेबस पहला, दिस इज द गाइडिंग फोर्स, इसको लिख लो, ये गाइडिंग फोर्स है। गाइडिंग फोर्स मतलब, गाइडिंग फोर्स मतलब यूपीएससी की पहली डिमांड तुम्हें सिलेबस से पता चलती है। गाइडिंग फोर्स का मतलब होता है, जैसे मैं कई बार एग्जांपल लेता हूं, तुमने कहा सर मौसी घर जाना है। हाँ बेटा ठीक है, मौसी घर जाना, तुम्हारी इच्छा है मौसी घर जाने की। बेटा मौसी घर कहां है? सर नहीं पता। अच्छा कितने किलोमीटर दूर है? सर नहीं पता। कौन सी डायरेक्शन में? सर नहीं पता। अब पूरे शहर में घूम रहे हो, मुझे मौसी घर जाना है, मुझे मौसी घर जाना है, मुझे मौसी घर जाना है। रिक्शे वाले बुलाए, रिक्शे वाले मौसी घर जाना है, ऑटो वाले मौसी घर जाना है। क्या कहेगा, कहां है तुम्हारी मौसी घर? बोले नहीं मौसी घर जाना है। तो तुम भी कहते हो सर मुझे आईएएस बनना है, सर मुझे आईएएस बनना है। तुम्हारा गाइडिंग फोर्स क्या है? किस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ के जाना है, किस मोहल्ले में जाना है? सर ये नहीं पता। तो यूपीएससी का सिलेबस इज योर गाइडिंग फोर्स, डायरेक्शन बताता है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। तो सिलेबस क्या होता है? जैसे 2011 में प्रीलिम्स में चेंज हुआ और 2013 में चेंज हुआ। ये चेंज क्यों हुआ, चेंज क्या हुआ, किस पार्ट को चेंज किया गया? और जब कोई चीज बदली जाती है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है ना, कि भाई ये चीज बदली जा रही है, तो वो रिक्वायरमेंट किसको पता है? यानी यूपीएससी 2013 के बाद से क्या डिमांड कर रहा है हमसे, और वो डिमांड हमारी फुलफिल कितनी हो पा रही है? सीसैट के क्वेश्चन क्यों बदले गए? क्या रीजन है कि सीसैट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्या रीजन है जीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जब तक तुम यहां रुककर बात नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कहां जाना है। और कोचिंगें इसी का फायदा उठाती हैं। 20 साल पुराने नोट्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों की बात करो, डिमांड सप्लाई पढ़ा रहे हैं। ये 2011 से पहले आता था माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब नहीं आता, अब डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स आती है। कल बताया था ना 3 तरह के डेवलपमेंट पूछे गए थे,
अभी भी वो इलास्टिसिटी, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। बच्चा भी खुश है, उसको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। वो तो एक साल अटेम्प्ट खराब होने के बाद उसको समझ में आता है, यार ये जो हमने नोट्स में बनाया था तो कुछ आता ही नहीं एग्जाम में। तब अपने आप को कमरे में बंद करता है, खुद से पढ़ना शुरू करता है वो। तो कोचिंग कई बार जो है वो क्या करती हैं, सिलेक्शन नहीं करा रही हैं, मुंह पे थप्पड़ मार रही, बता रही कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो बच गया स्टूडेंट समझ में आता है ऐसे सिलेक्शन होगा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहला, आपको सिलेबस की गाइडिंग फोर्स है। दूसरा, टू कनेक्ट विद न्यूज़पेपर। ये देखो लिंक बनाते चले जाओ इसको, टू कनेक्ट विद न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर मतलब भाई सब कुछ, और न्यूज़पेपर का मतलब डायनेमोस्टैटिक। न्यूज़पेपर खबरों का संग्रहण नहीं है, जैसे कल पढ़ाया था ना, उसके पीछे के क्वेश्चंस तक पहुंचना, सब्जेक्ट के साथ जोड़ना। यूपीएससी बहुत बदल चुका है। पहले लोग सब्जेक्ट पढ़ते थे फिर न्यूज़पेपर पढ़ते थे, करंट अफेयर्स। अब न्यूज़पेपर से सब्जेक्ट में आना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, लोग कहते हैं मैगजीन पढ़ लोगे, उनका वैसे भी नहीं होना है, खत्म हो गई बात। मैंने आज तक जितने कैंडिडेट देखे, न्यूज़पेपर उनकी आदत का हिस्सा है। मतलब उनको अगर वो न्यूज़पेपर ना पढ़े तड़पने लगते हैं। वो न्यूज़पेपर हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। वो सुबह उठते भी हैं तो फोन में स्क्रॉल जरूर करेंगे, अगर आजकल कि लाओ एक बार न्यूज़पेपर देख लें, उनकी आदत का हिस्सा है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है, सेव टाइम। पूरे टाइम आप चिल्लाते रहोगे सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर तुम्हें आज अपना टाइम सेव करना है तो सिलेबस पे कमांड होनी, क्योंकि अभी क्या सिखाया, क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा जरूरी ये भी है क्या नहीं पढ़ना है। तो पता है योजना मैगजीन इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे पास आओगे मैं उसको फड़वा देता हूं। 4 टॉपिक खाली इंपॉर्टेंट, बाकी सब फाड़ के फेंक दो। इतनी मैगजीन में सिर्फ 4 टॉपिक तुम्हारे काम के, बाकी सब, और बच्चा उसको पढ़ता रहता है, टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। तो अगर आपको अपना टाइम बचाना है, दूसरा फायदा, टू मेक बेटर स्ट्रैटेजी। अब ये मेक बेटर स्ट्रैटेजी का, इस पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। यानी एक अच्छी रणनीति बनाना है। रणनीति का मतलब क्या होता है, सामने दुश्मन है। यूपीएससी क्या है, एग्जाम है, यूपीएससी वॉर है, एक युद्ध है। यूपीएससी तुम्हारा सब कुछ ले लेगी, ये जरा सा चूके तो खत्म करके निपट जाएगा। तो बेटर स्ट्रेटजी बनानी। तीसरी चीज, आईएएस लाइक माइंडसेट आपको होगा। अब सवाल ये है, ये सिलेबस तुम्हें बताता क्या है। सिलेबस में सबसे बड़ी बात है, 21st सेंचुरी में तुम आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है, तुम्हें सिलेबस से पता चलेगा तुम क्यों आईएएस बनना। आईएएस क्या होता है, ब्यूरोक्रेट। क्या होता है आईएएस आईपीएस, ब्यूरोक्रेट। सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट होते हैं, यानी कि वो जनता के साथ जाकर जुड़ते हैं। उनको लॉ एंड ऑर्डर, उनको प्रशासन, रेवेन्यू, भारत के चैलेंजेस से निपटना है। आज से 20 साल पहले कभी ऐसा होता था क्या कि मोबाइल पे कोई लिंक आया, आपने क्लिक किया और सारा का सारा पैसा गायब होता था? पहले यही होता था ना, चाकू निकाल के जितना पैसा पर्स में पड़ा निकाल लो। अब जेब में आदमी 10 रुपया लेके जा रहा, ले जाओ भैया ले जाओ, क्या दिक्कत है, पकड़े जाने का डर। लेकिन आज आपने गलती से एक लिंक पे क्लिक किया और आपका पैसा खत्म। आज आपको कोई वीडियो कॉल पे कह रहा है कि आपका सब कुछ जब्त हो गया है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, लोग घबरा रहे हैं, लोगों के पैसे चले जा रहे हैं। तो 21वीं शताब्दी में चुनौतियां क्या हैं, बहुत बड़ी हैं। तो क्या भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है? आपको किसके बारे में डिस्कशन करना है, आप किस सदी के आईएएस बनने जा रहे हो, 21st सेंचुरी के। तो तुम्हारा सिलेबस बताता है कि एक्चुअली में चैलेंजेस क्या हैं। इन चैलेंजेस की जितनी तैयारी तुम कोचिंग के दौरान करते हो, उतना ही बेहतर ब्यूरोक्रेट वहां पर दिखाते हो अपने आप को। यूपीएससी का पेपर इसी 2 लाइन के अंदर छुपा हुआ है। अगर यूपीएससी के पेपर का एनालिसिस में तुम्हें करूंगा तो तुम देखोगे 21st सेंचुरी में इंडिया के सामने जो जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया, यही सबसे कोर कॉन्सेप्ट है सिलेबस का। तुम कहते हो कि सर हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी, इकोनॉमिक्स पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना है। यूपीएससी में पहली बार सब्जेक्ट पूछा ही नहीं जाता, ये भी लिख लो। यूपीएससी में सब्जेक्ट पूछा ही नहीं जाता, ये यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। आज इतिहास का पेपर है ना, आज कॉमर्स का पेपर है। यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी में टॉपिक्स पूछे जाते हैं, लिखो।
यूपीएससी में सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते, यूपीएससी में टॉपिक्स पूछे जाते हैं, टॉपिक्स। और टॉपिक्स की खास बात क्या होती है? वो इंटरडिसिप्लिनरी होती, अंतर विषयक होते हैं, वो अंतर विषयक होते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंतर विषयक? भाई अगर सीधे पूछे, अच्छा बताइए हड़प्पा काल पर टिप्पणी लिखे, यूनिवर्सिटी में पूछा गया होगा आपसे, कॉलेज में पूछा गया होगा, हड़प्पा पर 20 शब्दों में टिप्पणी करें, कमेंट ऑन हड़प्पा कल्चर, कितने खुश होंगे। अच्छा इसी माइंडसेट के साथ आप आ गए, यहां भी हमसे पूछेंगे सर ने देखो हड़प्पा लिखा है, हड़प्पा हड़प्पा कर लेंगे, ठीक है हो जाएगा काम हमारा। क्लास में पूछा गया होगा ना मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कमेंट करें, कमेंट ऑन आया था ना स्कूल में क्वेश्चन, तुम्हें लगेगा यहां भी पूछेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कमेंट करें, हाँ क्या बढ़िया है। अच्छा टीचर भी इसी टाइप के नोट्स पढ़ाते हैं। यहां जब आओगे तो क्वेश्चन होगा, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, सुनो इसको ध्यान से, कि जिस देश में, अब देखो चैलेंजेस देखो। अच्छा जब तुम यहां से यहां तक आए, तुमने देखा होगा रास्ते में गाड़ियां खड़ी हैं, हॉर्न बज रहे हैं, ट्रैफिक जाम है कि नहीं है? पार्किंग नहीं, कल भी हमने डिस्कशन किया इस पे। तो यूपीएससी में क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस देश में हड़प्पा जैसी सभ्यता रही, मोस्ट सिविलाइज्ड कल्चर कहा जाता है, आज उसके शहर ट्रैफिक जाम और अनियोजित विकास से क्यों परेशान है? ओले क्या कह रहा है कि जहां पर ग्रिड सिस्टम, हड़प्पा का मतलब क्या था? ग्रिड सिस्टम, नालियां ढकी हुई थी, वो कह रहा है आज के हमारे शहर ट्रैफिक जाम और अनियोजित विकास, अनप्लान्ड जो है अर्बनाइजेशन से क्यों परेशान है। ये सब क्या तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ही तो दिख रहा है। और फिर क्या कह रहा है, इसके बाद भी रुका नहीं, इसके बाद कह रहा है स्मार्ट सिटी जैसी परियोजना इस समस्या से कैसे छुटकारा दिला सकती है। ले 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। हाउ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स लाइक स्मार्ट सिटी विल हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्यों आज हमारे सामने चैलेंज क्या है? क्वेश्चन को देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 21st सेंचुरी में प्रॉब्लम। आज हमारे सामने तुम हर जगह नहीं देखते हो, सड़क पे लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या है, कितना हमारा पॉल्यूशन होता है, कोई आपने देखा एम्बुलेंस फंस जाती नहीं निकल पाती है, लोग 2-2 घंटे ट्रैफिक में रहते हैं, होता है कि नहीं होता है? जरा सा पानी जो है बारिश हुई और सारी की सारी नालियां क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं, सीवेज की प्रॉब्लम है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, इतनी भीड़ भाड़, हर जगह चलने की जगह नहीं, मेट्रो में आप खड़े हो रहे हैं धक्के खा रहे हैं, ये सब क्या है? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। तो ये 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम है कि नहीं? अब जरा क्वेश्चन देखो क्या पूछा, जिस देश में हड़प्पा, तो आपको आंसर लिखने के लिए हड़प्पा का आपको अर्बन प्लानिंग बतानी पड़ेगी। फिर कह रहा है कि वहां पर जो है ये आपको ये बात रखनी पड़ेगी, हां कहां कहां तुमने अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन देखा है भारत में। फिर तीसरी चीज आपको बतानी पड़ेगी स्मार्ट सिटी क्या है और कैसे उसको, अब कैसे मतलब हो गया, आपको बताना पड़ेगा स्मार्ट सिटी के फीचर्स क्या है। स्मार्ट सिटी ट्रैफिकिंग सिस्टम को, प्लानिंग सिस्टम को, डिजिटल सर्विलांस को, डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम को, सिक्योरिटी को, ये क्या करेगा, क्या करेगा? सॉल्व करेगा। 3 डायमेंशन आपको देखने, प्रेजेंट सिनेरियो में अर्बनाइजेशन की चैलेंज, पास्ट से लिंक किया यानी अतीत का गौरव, और फ्यूचर स्मार्ट सिटी का जो है उसको लाना पड़ेगा। अब बताओ, ये तुम्हें आंसर लिखना है इसका, और इस काम के लिए तुम्हें 7 मिनट का टाइम मिलेगा। पढ़ना है, सोचना है, और 7 मिनट्स के अंदर एक आंसर डिलीवर करना है, विद इन 7 मिनट्स, टिक 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 खत्म। ये है यूपीएससी का रियल चैलेंज। और ये चीज अगर हमें पहले से बताकर तैयार की जाए तो हम साल 2 साल में अपने आप को तैयार कर देते हैं। यहां साल 2 साल तो आदमी का हनीमून पीरियड ही खत्म नहीं होता। अरे अर्बनाइजेशन लिखो, डिफिनीशन लिखो, स्टूडेंट भी लिखा रहता है क्लास में, जमाई ले लेके, अरे बाद में पढ़ेंगे, अभी तो सुंदर सुंदर अभी हम हेडिंग डाल डाल के नोट्स बनाते हैं। वो निकल ही नहीं पाता अपने कॉलेज वाले जो वो उसका जो है पीरियड जो चल रहा होता है। यार वहां भी कॉलेज में भी तो ऐसे होता था, अबे तू लिख ले फोटो कॉपी करा लेंगे, ऐसे होता था ना। कई बार तो है सेल्फ सर्विस भी नहीं होती थी वहां पे। या क्लास का कोई तेजूलाल लड़का है, उसको या तो पटा के या धमका के उसकी कॉपी ले लेंगे, होता था ना। या कोई चंपू टाइप का दोस्त है, उसको अच्छे दोस्तों की जरूरत है, तुम दबंग टाइप के हो, उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन मनी के रूप में हमने उसके नोट्स ले लिए, यही तो करते थे। तो ये सारी चीजें यहां नहीं काम आएगी, यहां कुछ नहीं काम आने वाला। यहां काम आएगा तुम्हारी सोच, अंडे 1 से।
तो चैलेंजेस जब हम जाते हैं तो सिलेबस हमें बताता है कि सबसे पहले क्या है ये चैलेंजेस। चैलेंजेस को आइडेंटिफाई, ये सिलेबस के अंदर छुपा हुआ है, चैलेंजेस को डील करना। व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या है चैलेंजेस बेसिकली। क्योंकि तुम्हारी जो जॉब है जिसमें तुम काम करने जा रहे हो अप्लाइड पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करो। दिस इज अप्लाइड पार्ट। तुम किसी को फोन थोड़े ना करोगे, तुम्हारे पास कॉल आएगी। यहां पे तुमने देखा होगा कई बार सड़कों पे आपने देखा होगा सफाई अभियान, तो कोई एक नागरिक फोन करता है, सर डेली मैं ऑफिस के लिए लेट होता हूं, यहां पर जो है अनवांटेड गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो जब आप फोन जाता है, जब एप्लीकेशन जाता है, तो डीएम का ऑर्डर आता है जो इस क्षेत्र का अधिकारी है कि जरा देखो तो सघन अभियान चलाओ। तो आपने देखा होगा तोड़फोड़ शुरू होती, बुलडोजर आते हैं, सड़कें चौड़ी की जा रही, होता है कि नहीं होता है। गाड़ियों को आपने देखा होगा वो एक वैन में टांग के लेके चले जाते हैं जो सड़क पे खड़ी होती है। फिर 2-3 दिन पुलिस वाले खूब गश्त होते हैं, थाने को फोन जाता है एसएचओ को कि आपके थाने से कंप्लेन आई है। तो उस समय थोड़ा ना डीएम कहेगा पापा क्या करें बताओ, वहां आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब भाई कि ये होगा कि मान लो आज हमने गाड़ी हटा दी, कल फिर आके खड़ी हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भी यूज करते हैं, नगर महापालिका को यूज करते हैं, अथॉरिटीज को यूज करते हैं, बोर्ड लगवा देते हैं, एसएचओ को बोलते हैं शाम को डेली गश्त होगी ताकि ट्रैफिक जाम ना होने पाए। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा चैलेंजेस हैं क्या। दूसरा, इनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन प्रैक्टिकल होना चाहिए, बस यहीं फंसोगे तुम। ये दो चीजें अगर तुमने अभी से काम शुरू कर दिया, इंटरव्यू तो तुम्हारा मक्खन की तरह निकलेगा। अब जैसे तुमने बोला सर मैं गाड़ियों का ना खरीदना नहीं बंद कर दूंगा। अच्छा तुम क्या प्रधानमंत्री लगे पड़े हो, तुम्हें गाड़ियों को प्रोडक्शन कराओगे, तुम्हें बंद कर दोगे, करके देखना। तुम्हारी अथॉरिटी में ही नहीं है ना वो चीज। तुम केवल पार्किंग मैनेज करा सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर की यहां पर एक बोर्ड लगवा सकते हो कि यहां पर गाड़ियों पे अगर खड़ी करेंगे चालान कट जाएगा। आप उस थाने के एसएचओ को बोल सकते हो, पुलिस कर्मियों को बोल सकते हो कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। आप सर्विलांस करा सकते हो, आप बहुत एडवांस हो तो सीसीटीवी कैमरे शहरों में लग रहे हैं, उसका सर्विलांस करा सकते हो कि मान लो तुम्हें पता चला कि 2-4 दिन पुलिस वाले जाएंगे, उनके पास 50 काम है, वो फिर नहीं जाएंगे चौथे दिन, फिर गाड़ियां वहीं खड़ी होंगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, डिजिटल सर्विलांस कर सकता हूं। ये चीजें उसको अच्छी लगेंगी। ये चीजें उस इंटरव्यू बोर्ड को या यूपीएससी को अच्छी लगेंगी। ये इसने बहुत प्रैक्टिकल जो है सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि सीसीटीवी तो आजकल हर जगह लग रही है। हर अर्बन स्मार्ट सिटी परियोजना में सीसीटीवी इंटीग्रल पार्ट। तो हमने क्या किया, जो जहां जहां हमारे पास, अब हमारे पुलिस वाले नहीं पहुंच पा रहे, अब आप कहोगे पुलिस वालों की ड्यूटी लगा देंगे। भाई साहब हमारे 1 लाख आबादी में सबसे कम पुलिस वाले हैं। ऑलरेडी क्राइम का इतना उनके ऊपर जो है प्रेशर पड़ा हुआ है, इतनी सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर का, वो बैठ के अब तुम्हारी गाड़ियां हटवाते रहेंगे। भाई 2-4 दिन करेंगे, उसके बाद तो फिर टाइम टाइम फिर आपने देखा फिर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। तरीका, आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कितना अच्छा दोगे। तो भाई सीसीटीवी कराया, एक सीसीटीवी रूम बनवा दिया, जहां जहां पे ट्रैफिक जाम की समस्या है 10 जगह हमने आइडेंटिफाई किया और 10 जगह हमने सीसीटीवी करा के एक सर्वर रूम बनवा दिया। तो डिजिटल निगरानी हो, जैसे किसी की गाड़ी खड़ी हुई उसका नंबर तुरंत उसमें आ गया, भैया चालान भेजो घर इस पे। 2 बार चालान कट गया, वैसे ही तीसरी बार वो खुद नहीं खड़ा करेगा गाड़ी, भागता हुआ आएगा, भैया कहां है चालान हमारा 2000 का कटा। तो अगली बार से वो गाड़ी नहीं खड़ी करेगा। आप जब ये पहले दिन से सोचना शुरू करते हैं, आप अपने व्यक्तित्व को ढालते हैं कि मुझे कोई रटना नहीं है, मुझे अपने स्कूल कॉलेज से निकलकर एक आईएएस की पर्सनालिटी डेवलप करना है, चीजें वहां पे बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। नहीं, बहुत सी चीजें हैं। भाई आपको पता है नॉइस पॉल्यूशन, गाड़ियों का अगर पॉल्यूशन चेक हो तो वो धुआं नहीं फेंकेंगी, लेकिन उसके लिए पॉल्यूशन चेक होना चाहिए ना। अब तुमने पुलिस वालों के ऊपर डिपेंडेंट, आपने देखा पीयूसी चेक करते हैं, वो पीयूसी सर्टिफिकेट होता है वो। ये लोग बुलेट उलेट आजकल चलाते, चालान काटो बढ़िया से। आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर लो, तो रियल टाइम डिजिटल टेक्नोलॉजी, जितनी स्मार्ट सिटी को जब पढ़ोगे तो उसमें यही सारा डिजिटल है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं, चाइना। चाइना में दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी इंस्टॉल है। तुम्हें पता है चाइना वाले क्या करते हैं, सोशल क्रेडिट्स देते हैं। सोशल क्रेडिट समझो, जैसे तुमने क्या किया,
गुटखा खाया, थूक दिया। तो उसमें क्या होता है, उनके सोशल, जैसे आपको मकान खरीदना है, ठीक है, आपको नौकरी चाहिए, तो वहां हर चीज रिकॉर्ड होती है, एवरीथिंग। तुम अगर सड़क घर के बाहर निकले, तुम्हारी हर चीज रिकॉर्डिंग है वहां पे, सीसीटीवी। दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी चाइना में इंस्टॉल है। तो वो क्या होता है, फेस रिकॉग्निशन है, बहुत एडवांस है। अब जैसे मान लो तुमने क्या किया, तुमने ट्रैफिक सिग्नल फांद लिया, तुमने गए कोने में थूक के चले आए, तुमने प्लास्टिक कहीं फेंक दिया, ऑटोमेटिकली डिजिटली तुम्हारा एक रिपोर्ट कार्ड बन जाएगा। तुम्हारा सोशल क्रेडिट कम होता है, मतलब तुम अच्छे सोशल इंसान नहीं हो, ठीक है, गलत व्यवहार कर रहे हो। अब कल तुम गए, बोले मुझे मकान खरीदना है, तुम्हारा नाम डाला गया, तुम्हारा फेस आईडी दिखा गया, अरे सर वो ट्रैफिक आपने लांघा था, सर वो कोने में आप थूक कर आए थे, सर वो प्लास्टिक आपने फेंका था, रिजेक्ट, मकान नहीं खरीद सकते। नौकरी मांगने गए, लाई जरा आपका सोशल क्रेडिट चेक करें, आप कैसे इंसान हैं, अरे बाप रे बाप, सड़क पे कॉलर आपने पकड़ी थी, आप जो है गंदगी फेंक कर आए थे, आपने वो डस्टबिन में नहीं फेंका था, रिजेक्ट। बैंक में लोन लेने गए, रिजेक्ट। भाई साहब चाइना में भी जन्म से लेकर 1970 तक उनके पास कुछ नहीं था। जब राष्ट्र बनाने पे आ जाते हो ना, तो सिंगापुर बेस्ट एग्जांपल है, चाइना बेस्ट एग्जांपल है। 1970 तक भारत चाइना से आगे था। तुम राजनीति करते रहे कि हम आरक्षण किसको दें और किसको ना दें, और किसका वोटिंग कार्ड जो है वह रोहिंग्या कहां बसाएं, और उसने क्या किया, दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका बना दिया। देश सिविक सेंस से बनता है, देश सरकारों से नहीं बनता है। नागरिक जब अपने पे आ जाएगा तो सब कुछ होता है। मेट्रो में थूक के दिखा दो, तो इंसान को जब तक कानून का डर नहीं होगा तब तक काम क्या भाई। ट्रेन में तो तुमने थूकते हुए देखा होगा, किसी भी ट्रेन में चले जाओ, उसका जो है डस्टबिन 10 मिनट के अंदर जो है लाल पीला हो जाता है, मुंह नहीं धोने का वहां मन करेगा आपको। लेकिन मेट्रो में थूक के दिखा दो, क्योंकि क्यों है, सीसीटीवी लगे हैं। अगले स्टेशन पे सीआरपीएफ के 2 जवान आएंगे, वो तुम्हारे फूफा नहीं लगते हैं, मार के पिछड़ा बंदर जैसा बना देंगे, सही हो जाओगे अपने आप, सब कुछ ठीक। वहां थूक के दिखाओ। लेडीज कोच में जब जेंट्स घुसते हैं, देखा वीडियो, पुलिस वाले पट पट पहले मारना शुरू करते हैं, उसके बाद और 200 रुपए 2-2 हजार रुपए फाइन। वो लेडीज कोच में लोग घुसते हैं, घुस जाते हैं जगह देख के, उस पर फाइन है 200 रुपए का। फाइन तो बाद में लेते हैं, पहले पुलिस वाले रख के कूटते हैं। क्यों? क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। कोच के अंदर सब कुछ जो है, उनका एक सर्वर रूम होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। वहां फोन चला जाता है कि इस वाले अगले स्टेशन पे महिलाओं के कोच में 5 बनमानुस बैठे हुए हैं, इनका इंतजार करिए। आपसे पहले वो लोग वहां पर आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि चीफ गेस्ट आ रहे हैं, थोड़ा इनका क्या किया जाए, आओ भगत किया जाए। ये है टेक्नोलॉजी की पावर। आपको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, और कभी मत कहना कि देश में ये तुम्हारा आज के बाद निकाल देना। ये तो तुम्हारे लिए जहर है, तुम्हारा काम ही है। आईएएस का मतलब होता है आई एम सॉल्यूशन। ये कभी मत कहना कि नहीं हो सकता, भाई दुनिया के देशों ने करके दिखाया है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर विलिंग टू डू दैट। तुम्हें भारत की पोटेंशियल क्या है? यही तो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता हमारी है ना, अंग्रेजों की थोड़े ना है, हमने बनाया था ना उसे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, विलिंग तो हो जाओ। नेतागिरी छोड़ दो। अभी पता चला तुमने कोई एक्शन लिया, एक चला गया नेता के पास, अपनी जाति का अपने धर्म का आदमी लेके बैठ जाएगा नेता। ऑफिसर्स अपने पे आ जाए ना, क्या नहीं कर सकते यार, क्या नहीं कर सकते वो। तुम जिस जगह बैठे हो उसकी स्टोरी पढ़ना। यहां 7 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे। नोएडा की बात कर रहा हूं, ग्रेटर नोएडा की। यहां जिस दिन सैलरी मिलती थी ना फैक्ट्रीज को, 5 बजे छुट्टी हो जाती थी। क्यों? ताकि रास्ते में लोग रोक के और पैसे छीन लेते थे। खुलेआम यहां पर जो है वो अपराध होते थे, और ये लगता था कि यहां कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। 5 बजे 6 ऐसे गाड़ियां ऐसे रास्ते पर रस्सा बांध के गाड़ियां रोक के ऐसे मार के कनपट्टी बंदूक और जो है वो लूट लेते थे। आज देखो, आज पुलिस ने छान लिया ना, बड़े से बड़ा हिस्ट्री शीटर। आज अपराधी खुद तख्ती लेके मैं सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे जेल में, मुझे मत ठोको। तो आज वही है ना पुलिस, वही उत्तर प्रदेश है, वही सब कुछ है। आज अपराधी मारा मारा घूम रहा है कि भैया हमें अंदर कर लो, नहीं तो बाहर मारे जाएंगे। पुलिस वाले लेके गिरफ्तार करके सुनवाई कर ही नहीं रहे, जीप पलट दे रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के
काम भर का दे रहे हैं कि जाओ जीवन भर ऐसे रहो। तो जब प्रशासन चाह लेता है सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। प्रशासन चाह लेगा तो तुम मतलब एक कूड़ा फेंक के दिखा दो, बस वो चाहने। विलिंग ऑफिसर, यही तो वो कह रहा है 21st सेंचुरी में ऐसे विलिंग ऑफिसर चाहिए।